नमस्कार बच्चों। आज हम लोग परसेंटेज की आखिरी क्लास लेने जा रहे हैं। लगभग सभी पैटर्न के क्वेश्चंस हम बना चुके हैं और आज के वीडियो में मिसलेनियस क्वेश्चन हैं, बचे हुए एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं और लगभग अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं। तो आज के क्वेश्चंस में हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। वो कहते हैं कि किसी शहर की जनसंख्या 8,000 है, पुरुषों की जनसंख्या 6% की दर से और महिलाओं की संख्या 10% की दर से बढ़ती है, तो जनसंख्या बढ़कर 8,600 हो जाती है। शहर में महिलाओं की संख्या क्या होगी? इस क्वेश्चन को करने के दो प्रकार हैं। पहले हम क्वेश्चन की भाषा को अच्छे से समझ लें। आप क्वेश्चन को बहुत तसल्ली से ध्यान से पढ़ लीजिए। वो कहते हैं कि एक सिटी में 8,000 पॉपुलेशन है। एक कोई गांव है जिसमें 8,000 लोग निवास करते हैं। इसमें कुछ पुरुष हैं और कुछ महिलाएं हैं। ठीक है, हमको मान लीजिए पुरुष और महिलाएं। हमको क्वेश्चन में लास्ट में आप देखिए निकालना है महिलाओं की संख्या क्या होगी। तो अगर मैं जो निकालना है उसको x मान लूं, मैं दो प्रकार से इस सवाल को आपको बताऊंगा। पहला पैटर्न x मानकर, यदि महिलाएं x हैं तो पुरुष कितने होंगे? 8,000 माइनस x। ठीक है, टोटल 8,000 है। 8,000 में से x अगर हम महिलाएं मान लेते हैं, महिलाओं को हम x इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हमको महिलाओं की संख्या ही निकालनी है। तो महिलाएं यदि x हैं तो बाकी के 8,000 में से x घटा दीजिए, बाकी के पुरुष होंगे। अब उन्होंने बोला कि महिलाओं की जनसंख्या, पुरुषों की जनसंख्या 6% बढ़ रही है। पुरुष बढ़ रहे हैं 6% और महिलाएं बढ़ रही हैं 10%। और ऐसा होके जनसंख्या बढ़कर हो जाती है 8,600। ठीक, पुरुष 6%, जितने भी पुरुष हैं उनका 6% वृद्धि हो गई, जितने भी महिलाएं उनका 10% की वृद्धि हो गई। तो इस प्रकार से नई पॉपुलेशन हमारी हो जाती है 8,600। इसका मतलब वृद्धि कितने की हुई? 600 लोगों की वृद्धि हो गई। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 6% 8,000 माइनस एक्स का, ठीक है, प्लस 10% एक्स का, और ये बढ़े हुए लोग कितने हैं? 600। ये बढ़े हुए लोगों की संख्या है 600। अब आप 6% 8,000 का निकालेंगे, प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएगा और 6×8 = 48, ये हो जाएगा 480 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 6% ऑफ एक्स, ये है 10% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 600। तो 480 माइनस होगा 600 में से, तो बचेगा हमारा 120 और 10% में से 6% जाएगा तो बचेगा 4%। तो 4% की वैल्यू जब 120 है तो 4 से 120 30 बार कटेगा, प्रतिशत का 100 उधर जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 30 और 2 जीरो 3,000। तो इसका मतलब इस गांव में महिलाओं की संख्या कितनी होगी? 3,000। ठीक है, तो साथियों ये बेसिक अप्रोच है, एक्स मानकर बुकिश अप्रोच है। तो कोई बहुत विशेष प्रश्न आपको नहीं लग रहा होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन जरूर है ना। तो मैंने महिलाओं की संख्या निकालनी थी तो मैंने महिलाओं को एक्स मान लिया। तो बाकी के 8,000 माइनस एक्स पुरुष होंगे। पुरुष 6% बढ़ रहे हैं, महिलाएं 10% बढ़ रही हैं। तो बढ़े हुए पुरुष कितने होंगे? 6% 8,000 माइनस एक्स का, बढ़ी हुई महिलाएं 10% एक्स का, जो किसके बराबर? 600 के बराबर। 600 कहां से आया? 8,000 से बढ़ के जनसंख्या 8,600 हो गई, यानी वृद्धि 600 की हो रही है। इसको जब आपने कैलकुलेट किया तो x की वैल्यू आ गई 3,000। तो एक तरीका तो आपका ये है, आप ध्यान से देख लीजिए, इसे समझ लीजिए, फिर हम इसके दूसरे बटन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने का जो सेकंड अप्रोच है वो परसेंटेज ब्रेक मेथड है, जो कंपैरेटिवली बेटर है पिछले पैटर्न से। परसेंटेज ब्रेक मेथड क्या बोलता है कि पुरुष देखिए बढ़ रहे हैं 6% और महिलाएं बढ़ रही हैं 10%, ये हमको बोला गया है। पुरुषों की जनसंख्या में 6% की वृद्धि, महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि। तो अगर मैं इस 10% को ऐसे लिख लूं 6% प्लस 4%, तो कोई दिक्कत नहीं, इसका टोटल 10 ही है। ठीक है, अब इसके बाद समझने की बात है, देखिए किसी राशि का हम दो हिस्से कर लें, किसी राशि के कोई भी दो हिस्से कर लें और पहले हिस्से का 6% निकालें और दूसरे हिस्से का भी 6% निकालें, वो कितना होगा?
उन दोनों हिस्सों के टोटल के 6% के बराबर होगा। मेरी बात आप ध्यान से समझना, मैं ये कह रहा हूं 8000 के दो हिस्से कर लीजिए, जो आपकी मर्जी है, दो हिस्से आप कर लीजिए। पहले हिस्से का 6% निकालना और दूसरे हिस्से का 6% निकालना और उसका टोटल निकालना, वो किसके बराबर होगा? वो 8000 के 6% के बराबर होगा। ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए। इसको एक एग्जांपल से भी समझते हैं। मान लो x प्लस वाई का हम 6% निकालें, हम निकालें 6% किसका? x प्लस वाई का। ये किसके बराबर होगा? 6% ऑफ x प्लस 6% ऑफ वाई। मैं इस बात को लैंग्वेज में बोल रहा था। मैंने टोटल राशि जितनी भी है उसके दो हिस्से कर लिए, पहला हिस्सा x, दूसरा हिस्सा वाई। तो मैं टोटल राशि का 6% निकालूंगा, वो किसके बराबर होगा? पहले हिस्से के 6% और दूसरे हिस्से के 6% के बराबर होगा। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आगे का क्वेश्चन आपके लिए 5 सेकंड का क्वेश्चन बचा। तो देखो वो क्या कहते हैं कि पहले हिस्से का 6%, दूसरे हिस्से का 6%, इसका मतलब ये किसके बराबर हो गया? ये बराबर हो गया 8000 का 6% के बराबर। ये किसके बराबर हो गया? 8000 के 6% के बराबर। और 8000 का 6% कितना होता है? 480। इसका मतलब पुरुषों का 6%, महिलाओं का 6% का टोटल कितना आ रहा है? 480। वृद्धि 480 की। अब एक्चुअली वृद्धि तो 600 की हुई है। अब 600 में से अगर 480 की वृद्धि ये है तो बाकी की बची हुई 120 की वृद्धि किसके बराबर होगी? महिलाओं के 4% के बराबर होगी। इस बात को आप समझ लीजिए। पहले हिस्से का 6%, दूसरे हिस्से का 6% और दूसरे हिस्से का 4%, ये मिलाकर 600 के बराबर होता है। अच्छा, पहले हिस्से का 6%, दूसरे हिस्से का 6%, ये किसके बराबर होता है? 480 के बराबर। तो 600 में से जब 480 माइनस होगा तो बचेगा 120। इसका मतलब 120 कहां से आया? दूसरे हिस्से के 4% का मान होगा 120। एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले हिस्से का 6%, दूसरे हिस्से का 6% और दूसरे हिस्से के 4% का जब टोटल आप निकालोगे तो वो 600 के बराबर होगा। ये हमारी वृद्धियां हैं और कुल वृद्धि हमारी 600 की है। ठीक है, अब पहले हिस्से का 6% निकालिए, अब दूसरे हिस्से का 6% निकालिए। तो पहले हिस्से का 6% और दूसरे हिस्से का 6% किसके बराबर होता है? 480 के बराबर होता है। अब कुल वृद्धि तो 600 की है, तो 600 में से 480 गया तो बचा कितना? 120। तो ये 120 क्या होगा? दूसरे हिस्से के 4% के बराबर। तो यहां से आप समझ लीजिए कि 4% किसका? वुमेन का, जितनी भी वुमेन है, ये किसके बराबर है? ये 120 के बराबर है। तो 4% 120, तो 1% 30, तो 100% अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 इंटू 100 यानी कि 3000। इसका मतलब महिलाओं की संख्या कितनी होगी? 3000। ठीक है, तो ये हमारी वनडे एग्जाम के लिए क्विकर अप्रोच है। इसी को आपको समझना है, इसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो ये था आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। एक कंसेप्ट है, एक नई चीज है और ये कंसेप्ट आगे की कई क्लासों में आप देखने वाले हैं। कई क्लास में, कई चैप्टर्स में यही लॉजिक में लगाने वाला हूं। आगे आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, इसको आप नोट कीजिए। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो आज की क्लास का अगला क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। आप देख लीजिए, आप सभी बहुत तेजी से इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन है, एक गांव की पॉपुलेशन 9800 है और एक साल में पुरुष की आबादी 8% और महिलाओं की आबादी में 5% का इंक्रीज हुआ है। अच्छा, गांव की पॉपुलेशन बढ़कर हो गई 10,458, तो गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी ये हमको बताना है। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन, आप लोगों ने, कई लोगों ने इसको बना लिया होगा अभी तक। मैं इसको बनाता हूं। देखिए, वो कहते हैं कि गांव में पॉपुलेशन कितनी है? 9,800। इसमें से कुछ पुरुष हैं और कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष हैं और कुछ महिलाएं। ठीक है, तो पुरुषों की आबादी 8% बढ़ जाती है और महिलाओं की आबादी 5% बढ़ जाती है और ये पॉपुलेशन बढ़कर हो जाती है 10,458। 10,458। इसका मतलब वृद्धि कितनी हो गई? 200 और ये हो गई आपकी वृद्धि 658 के बराबर। आपकी वृद्धि कितनी हो गई? 658 के बराबर। 9800 से बढ़ के 10,458 पॉपुलेशन हुई है। इसका मतलब वृद्धि कितनी हुई है?
200 बढ़ाएंगे तो 10,000 और 458 और यानी 658 की वृद्धि हुई है। और हमको बताना है कि पुरुषों की संख्या कितनी है, मेल कितने हैं, ये हमको इसमें बताना है। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों तरीके बताए थे, एक्स मान के भी बताया था और परसेंटेज ब्रेक मेथड भी बताया है। तो एक्स मान के तरीका मैं आपको अब सेकंड क्वेश्चन में नहीं बता रहा हूं, परसेंटेज ब्रेक मेथड से ही इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। देखो इस 8% को हम क्या लिख सकते हैं, इस 8% को हम लिख सकते हैं 3% प्लस 5%। बात तो वही है, 8 ही है। अब पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था पहले हिस्से का 5% और दूसरे हिस्से का 5%। तो पहले हिस्से का 5% और दूसरे हिस्से का 5% का मतलब क्या हुआ, ये हुआ 5% किसका, 9800 का, इन दोनों हिस्सों के टोटल के 5% के बराबर। अच्छा, अब इसका जवाब 5% निकालोगे तो ये 10% है। कैलकुलेशन से बचो, इन ईयर कैलकुलेट करो न्यूमेरिकल को, ये एक जीरो कम कर देते हैं तो बचता हमारा 10% है। तो 10% का आधा 5% होता है, तो 980 का आधा कर लीजिए, तो 2 से भाग देंगे, 2 चौक 8, 2 9 18 और 0 490। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट का 5% और सेकंड पार्ट का 5% कितना आएगा, टोटल कितना आएगा, 490। अब देखिए टोटल ग्रोथ तो हमारी 658 हुई है, ये टोटल ग्रोथ हमारी कितनी है 658 और ये ग्रोथ कितनी आ रही है 490। तो अगर हम 490 इसमें से घटा देते हैं तो 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 6 और ये 168। इसका मतलब 3% की जो ग्रोथ है वो 168 के बराबर होगी। ठीक, तो इन दोनों ग्रोथ का टोटल कितना है 490, तो 658 में से 490 घटाओगे तो बाकी ग्रोथ 168। तो फर्स्ट पार्ट का 3% 168 के बराबर होगा। ठीक है, अब हम क्या बोल सकते हैं, अब हम बोल सकते हैं कि 3% की वैल्यू 168 है, तो 1% की वैल्यू 3 5 15 और 3 6 18 और हमें फर्स्ट पार्ट बताना है यानी 100% बताना है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी 5600। तो ये हमारा आंसर हुआ। इस क्वेश्चन में पुरुषों की जनसंख्या होगी 5600। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो नॉर्मली एनालिसिस पैटर्न पर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सी सेट में देखने को मिल सकते हैं, पीएससी में, पीएससी का जो सी सेट पार्ट है उसमें मिल सकते हैं, बैंक एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो क्वेश्चन आप पढ़िए, बहुत ही बेसिक है। वो कहते हैं कि एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो 3:2 है। यदि 20% लड़के और 30% लड़कियां स्कॉलरशिप होल्डर हैं, छात्रवृत्ति लेते हैं, तो उन छात्रों का प्रतिशत बताइए जो छात्रवृत्ति नहीं लेते। तो देखिए छात्रवृत्ति ले रहे हैं, कितने ले रहे हैं, 20% तो लड़के ले रहे हैं और 30% लड़कियां ले रही हैं। तो कितने लोग छात्रवृत्ति नहीं लेंगे, भाई 20% ले रहे हैं तो 80% बॉयज नहीं लेंगे और 30% लड़कियां स्कॉलरशिप ले रही हैं तो 70% लड़कियां नहीं लेंगी। और हमको यही बताना है कि टोटल कितने प्रतिशत छात्र स्कॉलरशिप नहीं लेते हैं, ये हमको बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे सरल तरीका, चूंकि हमको परसेंटेज निकालना है तो हम 3 को मान लेते हैं 30 या 300 और 2 को मान लेते हैं 20 या 200। 30-20 मैंने मान लिया। अब आप देखिए कि 80% तो इनका बढ़ेगा। अब 30 बॉयज हैं जिसका 80% हम ले रहे हैं स्कॉलरशिप, तो 80% 30 का कितना होगा 24। तो 30 बच्चों में से 24 बच्चे ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं लेते। अच्छा, अब 20 लड़कियां हैं और 70% इसमें से छात्रवृत्ति नहीं लेती, तो 70% 20 का कितना होगा 14। इसका मतलब 14 लड़कियां, 20 लड़कियों में से 14 लड़कियां छात्रवृत्ति नहीं लेती। तो आप ये देखो कि छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले, जो स्कॉलरशिप है वो नहीं लेने वाले, है ना, तो आप लिखिए स्कॉलरशिप नहीं लेने वाले, नहीं लेने वाले बच्चे कितने होंगे 24 + 14, 24 + 14 यानी कि
कितना हुआ 38। लेकिन हमको स्कॉलरशिप नहीं लेने वालों का परसेंटेज निकालना है। तो स्कॉलरशिप नहीं लेने वालों का, स्कॉलरशिप नहीं लेने वालों का वाले प्रतिशत हमको निकालना है। तो भाई 38 बच्चे स्कॉलरशिप नहीं लेते आउट ऑफ 50। टोटल बच्चे कितने होंगे 50 इंटू 100%, ये आपका होगा। 50 बच्चों में से 38 बच्चे ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप नहीं लेते, तो कितना परसेंट होगा भाई, काट दीजिए, 2 बार काटा तो 2 8 16 और 2 3 6 यानी कि 76। तो टोटल क्लास का 76% बच्चा ऐसा है जो स्कॉलरशिप नहीं लेता। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और इसको आप समझ लीजिए, बहुत बेसिक है कि भाई बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:2 दिया है। 20% बॉयज और 30% गर्ल्स स्कॉलरशिप लेते हैं, लेकिन हमको बताना है कितने परसेंट बच्चे स्कॉलरशिप नहीं लेते। तो मैंने कहा कि 20% बॉयज जब स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो 80% नहीं लेंगे, 30% गर्ल्स जब स्कॉलरशिप ले रही हैं तो 70% नहीं लेंगी। अच्छा, यहां पर मैंने, चूंकि परसेंटेज हमको निकालना है, तो रेशियो को हमने एग्जैक्ट नंबर मान लिया। हमने मान लिया कि 30 लड़के हैं और 20 लड़कियां हैं, तो 30 लड़कों का 80% यानी कि 24 लड़के स्कॉलरशिप नहीं लेते, और 20 लड़कियों का 70% यानी कि 14 लड़कियां स्कॉलरशिप नहीं लेती। इसका मतलब 14 + 14 + 24 38 स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप नहीं लेते। कितने में से 50 में से। तो कितने प्रतिशत बच्चे स्कॉलरशिप नहीं लेते, 38 बच्चे स्कॉलरशिप नहीं लेते आउट ऑफ 50। तो हमारा प्रतिशत आ गया 76%। कुछ चौथा क्वेश्चन हमारा आज का एनालिसिस वाला ही क्वेश्चन है। एक स्कूल में 1500 छात्र हैं जिनमें से 44% लड़कियां हैं, और प्रत्येक लड़के को जो मासिक शुल्क है वो 540 रुपीज है, और प्रत्येक लड़की को का जो शुल्क है वो लड़के से 25% कम है। तो लड़के और लड़कियों दोनों की फीस का टोटल कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो ठीक है, ये भी एनालिसिस करना है, स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस है। हम मान लेते हैं, हाँ क्या दिया हमको 1500, बच्चों की संख्या कितनी 1500 है। अब इसमें से बॉयज और गर्ल्स की बात करें, बॉयज और गर्ल्स, वो कहते हैं गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स है 44%, गर्ल्स दिए 44%। ठीक है, तो आप 1500 का 44% निकालिए, 15 चौक 60, 15 चौक 60 यानी कि 660। इसका मतलब 1500 का 44% आप निकालोगे तो 660 हैं गर्ल्स। अब 660 गर्ल्स हैं तो बाकी के बॉयज होंगे, तो 0 में से 0 गया तो 0, और 10 में से 6 गया तो 4, 4 बच गया, और 14 में से 6 गया तो 8। तो इसका मतलब 840 बॉयज होंगे। ठीक है, तो 840 बॉयज है, 660 गर्ल्स हैं। ये तो बेसिक सी बात हुई। आगे पढ़ते हैं। वो हर लड़के का जो फीस स्ट्रक्चर है वो 540 है। तो जब आप देखिए एक लड़के को 540 मिलते हैं, तो 840 बच्चों को कितने मिलेंगे, 840 इंटू 540 रुपए। ठीक है, अब कहते हैं कि लड़कियों को लड़कों से 25% कम मिलते हैं, तो 25% कम यानी कि 75% मिलते हैं, तो 660 गर्ल्स हैं। और अब आपकी फीस पूरी 540 नहीं है, बल्कि 540 का 75% है। आप इस बात को समझ लीजिए। वो कह रहे हैं कि बॉयज की जो फीस है 100%, ठीक है, 25% कम इससे गर्ल्स की फीस है। तो 25% कम है, इसका मतलब कितनी है, जो बेसिक फीस है उसका 75% है ना। तो हम लिख सकते हैं कि इसका 75%। ठीक है, ये गर्ल्स की फीस है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ये 100% है तो इसका 75% गर्ल्स की फीस है। तो मैंने लिखा 540 का 75%। अब आप 75% को और तेजी से अगर 3/4 लिख दें तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 75% का फ्रैक्शन होता है 3/4, और हमें क्या बताना है, इनकी टोटल फीस क्या है। हमको क्या बताना है, इनकी टोटल फी क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो टोटल फीस हमको बताना है। ठीक है, अब
यहाँ पर आपके पास चॉइस क्या है कि या तो आप कैलकुलेट करें या आपको यहाँ पर शॉर्ट थोड़ा पहले इसको इजी लिख लेते हैं। 840 इंटू 540 प्लस, अब इसके काटेंगे अगर हम 4 से तो कितना होगा, 4 एकम 4 और 4 3 12 और 2 बचा 4 पंजे 20। ठीक है, ये 660 हुआ। 660 इंटू 135 इंटू 5 3। ठीक है, अब या तो आप इसको एज इट इज कैलकुलेट कर लें, जैसे मैंने लिखा हुआ है, इनका मल्टीप्लाई करें, इनका मल्टीप्लाई करें, जोड़ें, या यहाँ पे आप थोड़ा सा अब फास्ट होने के लिए जब भी ज्यादा कैलकुलेशन ज्यादा मल्टीप्लिकेशन होंगे तो मैंने आपको शुरू में एक वीडियो डाला था, उसमें डिजिटल सम निकालना बताया था, है ना। डिजिटल सम की पूरी थ्योरी बताई थी। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो अभी देख लें, स्टार्टिंग के आई थिंक तीसरा चौथा वीडियो था मेरा तो वो आप एक बार पढ़ लें तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों ने वीडियो वो नहीं देखा तो आगे का कैलकुलेशन उनको समझ में ना आए, है ना। फिर भी मैं बता देता हूं कंसेप्ट ये है डिजिटल सम निकालते समय कि 9 जहां भी डिजिट्स का सम 9 आता है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर क्यों करते हैं ये जानने के लिए आपको वो पूरा वीडियो देखना होगा। ठीक है, तो आप देखिए इसका डिजिटल सम अगर हम निकालें तो 8 और 4 12 प्लस 0 12 आया, और 12 में 1 और 2 का टोटल कितना हो गया 3। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 3, और ये 5 4 9 प्लस 0 यानी 9। तो ये तो 9 का मल्टीपल है, तो मैंने क्या बोला 9 को हम इग्नोर कर देते हैं तो 9 के मल्टीपल को भी इग्नोर कर देंगे, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है, इस वाले पार्ट का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब आप यहां आ जाइए 6 6 12, और 12 में 1 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 1 3 4 4 5 9 9 इंटू 3, ये भी 9 का मल्टीपल है तो ये भी कितना हो जाएगा 0। तो आप देखिए ये भी 9 का मल्टीपल है तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 9 का मल्टीपल है तो ये भी 0। तो हमारा इस वैल्यू का जो डिजिटल सम है वो कितना आएगा 0 आएगा, आप ये मान लीजिए। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन जिसके डिजिटल सम 9 हो या 0 हो वो हमारा राइट ऑप्शन होना चाहिए, और अमूमन हमको ऐसे ऑप्शन मैच कर जाते हैं। मान लीजिए दो ऑप्शन आपको डिजिटल सम 0 वाले मिल रहे हैं या 9 वाले मिल रहे हैं तो फिर आपको हमको कैलकुलेट प्रॉपर करना पड़ेगा। तो 4 ऑप्शन आपके लिखे हुए हैं और आप सोचिए कि किसका डिजिटल सम 0 है या 9 है। मैं बारी बारी से एनालिसिस कर देता हूं। पहला ऑप्शन हमारा लिखा है 720 इसका डिजिटल सम कितना है, इसका डिजिटल सम कितना है 7 और 2 9, 9 को हटा दीजिए 6, 6 बच रहा है, तो भाई पहला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा दूसरा है 720 800 7 और 2 को 9 को हटा दीजिए तो बचा इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, इसका डिजिटल सम 8 आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तीसरा ऑप्शन ले लीजिए, तीसरा ऑप्शन है 720 तो देखिए 7 और 2 9 हट गया और ये 9 भी हट गया, तो इसका जो डिजिटल सम 0 आ रहा है मेरे हिसाब से सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नहीं तो आप इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करके देख लीजिए। ठीक है, चौथा ऑप्शन भी चेक कर लें 721 तो 7 और 2 9 कैंसिल कर दो, एक बच रहा है, तो इसका डिजिटल सम आ गया 1, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा सी। तो बच्चों याद रखिए अगर कैलकुलेशन में टाइम दे रहे हो आप तो ठीक नहीं कर रहे, है ना। तो ऐसे जब कैलकुलेशन आ जाए या इससे भी बड़े कैलकुलेशन हो तो हमें डिजिटल सम मेथड लगा के आंसर चेक कर लेना है। अगर आपकी किस्मत खराब रही तो हो सकता है कि दो ऑप्शन में डिजिटल सम आपको 0 मिल जाए या 9 मिल जाए। ऐसी स्थिति में फिर आपको प्रॉपर कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, या यूनिट प्लेस को भी हम ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आपको तेजी से सवाल बनाना है तो फिर आप डिजिटल सम मेथड को अप्लाई करो, यहां तक तो आपको आना ही होगा। ठीक है, और जिन बच्चों को डिजिटल सम बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, बहुत लोगों को नहीं आएगा, जिनने अगर डिजिटल सम थ्योरी को नहीं समझा है तो वो फिर स्टार्टिंग का जो वीडियो है डिजिटल सम वाला उसको बड़े ध्यान से पढ़ लें, एक बार देख लें तो पूरे कंसेप्ट उनके क्लियर हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन बोर्ड पे आप डिस्प्ले हो रहा है, आप उसको ध्यान से देखिए। एनालिसिस वाला क्वेश्चन है। नॉर्मली इस प्रकार के क्वेश्चन या तो सी सेट के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे या बैंक एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वो कहते हैं एक निश्चित गांव में एक विलेज है, वहां पर जो एडल्ट पॉपुलेशन है, वयस्क आबादी है, उसमें 42% मेल हैं और 24%
फीमेल शादीशुदा हैं। ठीक है, तो एक गांव में 42% पुरुष और 24% महिलाएं शादीशुदा हैं। ये मानते हुए कि कोई भी पुरुष एक से अधिक महिलाओं से शादी नहीं करता। एक पुरुष की शादी एक महिला से होगी, एक महिला की शादी एक पुरुष से होगी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि गांव में यदि 100 लोगों की शादी हुई है, 100 पुरुषों की शादी हुई है, तो 100 महिलाओं की भी शादी हुई है, क्योंकि एक पुरुष एक महिला से ही शादी कर रहा है। ठीक है, तो जितने शादीशुदा पुरुष होंगे उतनी ही शादीशुदा महिलाएं भी होगी। ठीक है, आगे बोलते हैं कि अविवाहित रहने वाले वयस्कों की संख्या जनसंख्या का कितना प्रतिशत है ना। जो अनमैरिड वयस्क हैं, अनमैरिड रहने वाले वयस्कों की संख्या टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट है, ये आपको निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले वो बोलते हैं कि 42% मेल मैरिड हैं और 24% फीमेल मैरिड हैं। तो भैया ये संख्या और ये संख्या तो बराबर ही होगी, क्योंकि एक पुरुष एक महिला से शादी कर रहा है, एक महिला एक पुरुष से शादी कर रही है। तो जितने पुरुष शादीशुदा होंगे उतनी महिलाएं भी शादीशुदा होंगी। तो पुरुष शादीशुदा पुरुषों की संख्या और शादीशुदा महिलाओं की संख्या ये आपस में बराबर होगी। इस जानकारी से हमको क्या मिल सकता है? इस जानकारी से हमको पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या, वयस्क पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात मिल सकता है। तो यहां देखिए, ये कट रहा है 6 से, 6 7 42, 6 चौक 24, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो ही जाएगा। तो आप देखिए मेल और फीमेल इसका रेशियो कितना आ रहा है? 4:7, है ना। मेल और फीमेल का रेशियो कितना हो जाएगा? 4:7। यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो को रोक के आराम से समझ लेना, क्योंकि ये की लाइन है इस क्वेश्चन की। जितने पुरुष शादीशुदा हैं उतनी ही महिलाएं। तो पुरुष और महिलाओं की टोटल पॉपुलेशन का रेशियो कितना आ गया? 4:7। ठीक है, इसके बाद वो कहते हैं कि हमको बताना है कि अविवाहित रहने वाले वयस्कों की संख्या टोटल पॉपुलेशन का कितना प्रतिशत होगी। तो यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि पुरुष और महिलाओं की टोटल जनसंख्या कितनी हो गई? 11। टोटल पॉपुलेशन यहां कितनी हो गई? 11। 11 टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें से यदि 4 पुरुष हैं तो 7 महिलाएं होंगी, और जितने भी पुरुष हैं उसमें से 42% पुरुष शादीशुदा हैं, जितनी भी महिलाएं उसमें से 24% महिलाएं शादीशुदा हैं। तो देखो, इसको हम 4 को हम 400 मान लें अगर, और 7 को 700 मान लें। ठीक है, तो विवाहित पुरुष अगर हम निकालें, मैरिड मैन निकालें, विवाहित पुरुष निकालें, विवाहित पुरुष निकालें अगर, तो भाई कितने होंगे? 400 का 42%, 42% किसका? 400 का। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 168। ठीक है, अगर विवाहित पुरुष 168 हैं तो विवाहित महिला भी 168 होंगी, इसमें कोई कंफ्यूजन? विवाहित महिला भी कितनी होंगी? महिला भी होंगी 168, क्योंकि जितने पुरुष विवाहित हैं उतनी महिलाएं भी विवाहित हैं। इसका मतलब कुल विवाहित कितने हुए? इसका मतलब कुल विवाहित कितने हुए? टोटल पॉपुलेशन के कितने लोग विवाहित हैं? आप 168 प्लस 168 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 8 और 8 16, और 6 और 6 12, और 1 13, और 2 और 1 3, 336 लोग विवाहित हैं। कितने लोगों में से? कितने लोगों में से? 1100 लोगों में से। तो 1100 लोगों में से यहां टोटल कितना आ रहा है? यहां पर टोटल आ रहा है 1100। 1100 लोगों में से 336 विवाहित हैं, तो कुल अविवाहित कितने होंगे? कुल अविवाहित कितने होंगे? कुल अविवाहित होंगे आप 1100 में से 3600 को 336 को घटा दीजिए। ठीक है, तो कितना हो गया? 10 में से 6 गया 4, 9 में से 6 गया 3 गया तो 6, और 10 में से 3 गया तो 764। कितना हुआ? 764। क्लियर है? हमको बताना है कि जो अविवाहित हैं वो टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट है। हमको क्या बताना है? कुल अविवाहित
का प्रतिशत बताना है। तो 764 लोग अनमैरिड हैं आउट ऑफ 1100 इंटू 100%। ठीक, तो एक बार और समझ लेते हैं, आंसर तक तो हम पहुंच चुके हैं, फिर एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। तो पहली बात इस क्वेश्चन में जो थी वो ये थी कि पुरुष जितने भी हैं, महिलाएं जितनी भी हैं, पुरुषों का 42% और महिलाओं का 24% विवाहित है। प्रश्न में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में दिया है कि जितने पुरुष, जो पुरुष है वो एक महिला से विवाह करेगा, एक महिला एक पुरुष से विवाह करेगी। इसका मतलब जितने पुरुष विवाहित होंगे उतनी ही महिलाएं भी विवाहित होंगी। तो विवाहित पुरुषों की संख्या और विवाहित महिलाओं की संख्या ये क्या होगी, इक्वल होगी, बराबर होगी। जब हमने इनको बराबर रखा तो पुरुष और महिला का अनुपात कितना आया, 4:7 आया। तो 4:7 के हिसाब से मैंने पुरुषों को मान लिया 400, महिलाओं को मान लिया 700। ठीक, चलिए 400 पुरुष हैं मेरे गांव में, 400 पुरुष हैं और 700 महिलाएं हैं। अब विवाहित पुरुष कितने होंगे भाई, जितने भी पुरुष हैं उसका 42%। तो पुरुषों की संख्या कितनी होगी, 400 का 42% यानी 168। तो विवाहित पुरुष कितने हुए, 168। अब जितने विवाहित पुरुष हैं उतनी ही विवाहित महिलाएं भी होंगी, तो विवाहित महिलाओं की संख्या भी कितनी होगी, 168। तो यहां कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अब 168 मेल मैरिड हैं, 168 फीमेल मैरिड हैं, तो टोटल मैरिड पर्संस कितने हुए, 168 का आप डबल कर दीजिए, 336 हुआ, राइट। ठीक है, 336 हुआ। अब जब 336 विवाहित है, 1100 लोगों में से 336 लोग मैरिड हैं, तो बाकी के अनमैरिड होंगे। तो बाकी के मतलब 1100 में से 336 घटा दीजिए, 764 लोग अनमैरिड हुए। हमें अनमैरिड का परसेंटेज निकालना है, तो 764 लोग अनमैरिड हैं आउट ऑफ 1100, तो परसेंटेज निकाल लीजिए, 0 से 0 काट दीजिए और 11 6 66, 10 बचा 104। ठीक है, और 104 बच रहा है। ठीक है, 11 6 66, यहाँ 10 बचा 104, 11 9 99, तो बचा कितना 5। तो ये आ गया आपका 69 5/11। डेसिमल लगा देंगे तो ये हो जाएगा 69.50 हुआ, तो 11 चौक 44 और राउंड अप करोगे तो 69.5% आप लिख सकते हैं। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 69.4 और आगे भी जाएंगे तो 45 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हुआ है ना। तो एनालिसिस वाला क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी होती है लेकिन कैलकुलेशन आसान रहता है। लैंग्वेज को पकड़ के चलते जाना है, कैलकुलेशन धीरे धीरे अपने आप बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को आप आराम से उतार लीजिए, समझ लीजिए। तो एनालिसिस वाले क्वेश्चंस में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर 6 हमारा आज का क्वेश्चन, वो कहते हैं किसी पार्टी में विवाहित जोड़ों को बुलाया गया। देखिए फिर इसमें एक बात है, इस एक लाइन में ही बहुत अर्थ है। विवाहित जोड़ों को बुलाया गया है, इसका मतलब क्या है, जितने मेल हैं पार्टी में उतनी ही फीमेल भी हैं। पेयर एंट्री है, कपल एंट्री है पार्टी में, है ना। तो कपल एंट्री में मतलब एक लड़का आ रहा है तो एक लड़की आ रही है। 100 यदि लड़के हैं पार्टी में तो 100 लड़कियां भी होंगी। पहली लाइन को आप स्पष्ट समझ लीजिए। तो किसी पार्टी में केवल विवाहित जोड़ों को बुलाया गया है, तो जितने मेल हैं उतनी ही फीमेल हैं। यदि बुलाए गए लोगों में 4.9% लोग शाकाहारी हैं। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं। तो आप देखिए शाकाहारी वेजिटेरियन लोग कितने हैं, 4.9%। इसका फ्रैक्शन तो आपको पता ही होगा, है ना। ये 11 से 1/9 का 4 गुना हुआ है, तो इसको हम बोल सकते हैं 4/9। ठीक है, तो लोग शाकाहारी हैं। 60% पुरुष मांसाहारी हैं। तब पार्टी में उपस्थित पिताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि 20% पुरुष पिता हैं और क्या दिया गया है, 920 महिलाएं मांसाहारी हैं। एग्जैक्ट डेटा न्यूमेरिकल में हमको क्या दिया है कि 920 महिलाएं मांसाहारी हैं। तो इस सवाल को हमें इसी पॉइंट के इर्द गिर्द देखना है कि कितनी महिलाएं मांसाहारी हैं। ठीक है, तो आप देखिए हम बोल सकते हैं यदि पार्टी में टोटल 9 लोग हैं, यदि पार्टी में टोटल 9 लोग हैं तो उसमें से 4 लोग क्या हैं, हम दोबारा पढ़ते हैं इस बात को। वो कह रहे हैं बुलाए गए लोगों में से 44 सही 4/9% लोग कैसे हैं,
शाकाहारी हैं। इसका मतलब इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालें, लैंग्वेज में इसको बदलें, तो यदि पार्टी में मैंने 9 लोगों को बुलाया है तो 9 में से 4 लोग शाकाहारी हैं, तो बाकी के 5 लोग क्या होंगे? मांसाहारी होंगे। ठीक है, तो यदि मैं कहता हूं कि टोटल पार्टी में लोग कितने हैं? 9। टोटल पार्टी में लोग कितने हैं? 9। तो इसमें से मांसाहारी वेजिटेरियन कितने होंगे और नॉन वेजिटेरियन कितने होंगे? तो वेजिटेरियन होंगे कितने? 4, और बाकी के 5 क्या होंगे? नॉन वेजिटेरियन होंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो एक बात तो हमारी ये समझ में आई कि अगर टोटल लोग 9 हैं तो उसमें 4 वेजिटेरियन हैं और 5 नॉन वेजिटेरियन हैं। एक बात और भी थी, अगर हमारे टोटल लोग 9 हैं तो उसमें मेल कितने होंगे और फीमेल कितने होंगे? आधे मेल होंगे और आधे फीमेल होंगे। ये तो पहली लाइन का ही मतलब था। ठीक है, तो आप 9 को 900 मान लें तो आसानी हो जाएगा। तो 450 मेल हैं और 450 फीमेल हैं। ठीक है, अब हमको कहां पहुंचना है सवाल में? मांसाहारी महिलाओं पर पहुंचना है, क्योंकि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमको दे रखी है। लेकिन हमको मांसाहारी पुरुष दे रखे हैं। मांसाहारी पुरुष कितने हैं? पुरुषों का 60%। 60% किसका? 450 का। ये संख्या है हमारी कैसी? मांसाहारी पुरुषों की। तो भाई 60% आप निकालोगे तो 60% कितना आएगा? 6 5 30 और 6 चौक 24, 270। 270 पुरुष जो हैं वो मांसाहारी हैं। अच्छा, यहां से अब देखिए, अगर 900 लोग हैं तो 400 वेजिटेरियन और 500 नॉन वेजिटेरियन। यहां पर अगर देखें तो नॉन वेजिटेरियन कितने हैं? 500। इन 500 में से 270 तो आपके मेल हैं, तो फिर बाकी के फीमेल होंगी। तो नॉन वेजिटेरियन फीमेल अगर हम निकालें तो 500 में से 270 को आप घटा दीजिए। भाई 0 में से 0 गया तो 0 हुआ, और 10 में से 7 गया तो 3 हुआ, और 4 में से 2 गया तो 2। तो इसका मतलब 230 महिलाएं हमारी मांसाहारी हैं। मैं मांसाहारी महिलाओं पर क्यों गया? क्योंकि क्वेश्चन की आखिरी लाइन में हमको मांसाहारी महिलाओं की एग्जैक्ट संख्या दी है। सवाल को पढ़ के सवाल को कहां ले जाना है ये भाषा से क्लियर हो रहा है। जहां एग्जैक्ट संख्या होगी हमको वहीं पहुंचना है। अब देखिए, एज्यूम्ड वैल्यूज के हिसाब से हमारे पास 230 महिलाएं नॉन वेजिटेरियन है, जबकि एग्जैक्ट नॉन वेजिटेरियन की संख्या हमको दे रखी है इसमें, वो हमको दे रखी है 920, 920। तो 230 यूनिट का मतलब हमको दे दिया 920। तो ये 4 टाइम कट रहा है, तो 1 यूनिट का मतलब कितना हो गया? 4। 1 यूनिट का मतलब क्या हो गया हमको? 4। ठीक है, अब देखिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। वो कहते हैं पार्टी में उपस्थित पिताओं की संख्या ज्ञात करना है, और पिता है कितने? 20% पुरुषों का। तो पार्टी में पुरुष कितने हैं? 450। लेकिन हर पुरुष तो पिता नहीं है, पुरुषों का 20% पिता है। तो हमको क्या निकालना है? इसके 20% की वैल्यू, पुरुषों के 20% की वैल्यू हमको निकालना है। तो 450 का 20%, देखिए पिता अगर हम निकालेंगे तो पिता कितने होंगे? 20% होंगे। 20% किसका? 450 का। तो 1/5, 5 कितना आ गया? 90 आ गया। ये कितना आ गया? 90 आ गया। इसका मतलब 90 पिता हैं, तो 90 की वैल्यू कितनी होगी? ये होगी 90 × 4 यानी कि 360। तो इसका मतलब यहां पर पिताओं की संख्या कितनी है? पिताओं की संख्या है 360। ठीक, तो बच्चों इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। ये एनालिसिस वाले क्वेश्चन है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। ये पैटर्न या तो सी सेट में देखने को मिलेगा आपको एनालिसिस वाले क्वेश्चन, या फिर बैंक एग्जाम में, खासतौर से बैंक क्लरिकल के एग्जाम में इस पैटर्न के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो फिर एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, बिना कंफ्यूजन के आप क्लियर कीजिए। हमको बोला है कि शाकाहारी टोटल पॉपुलेशन का 44.4/9% लोग शाकाहारी हैं। इसका फ्रैक्शन होता है 4/9। इसका मतलब यदि पार्टी में 9 लोग पहुंचे हैं तो 9 में से 4 लोग हमारे शाकाहारी हैं, 9 में से 4 लोग शाकाहारी हैं, तो 9 में से बाकी के 5 मांसाहारी होंगे। ठीक है, फिर वो बोलता है कि कपल एंट्री है पार्टी में। आप अकेले जा नहीं सकते हो,
कपल एंट्री है, हस्बैंड वाइफ दोनों साथ साथ ही एंटर हो पाएंगे। तो जितने मेल हैं पार्टी में उतनी ही फीमेल हैं। तो मैंने इस बात को फिर समझाया आपको कि 900 लोगों में से 450 मेल हैं और 450 महिलाएं भी हैं। तो 450 मेल 450 महिलाएं। अब हमको दिया क्या है, हमको दिया है कि 60% पुरुष हमारा नॉन वेजिटेरियन है, मांसाहारी है। अब हमने देखा कि टोटल नॉन वेजिटेरियन कितने थे, 500, और 60% पुरुष यानी 450 का 60% है 270। तो 270 पुरुष तो हमारे मांसाहारी है, नॉन वेजिटेरियन है। तो 500 में से 270 घटाओगे तो बाकी की 230 महिलाएं, ऐसी महिलाएं जो नॉन वेजिटेरियन है, वो हमको पता लग गया। और हम यहां पर क्यों आए हैं, क्योंकि हमको नॉन वेजिटेरियन महिलाओं की एग्जैक्ट संख्या 920 दे रखी है। तो मैं बोल सकता हूं कि 230 की एग्जैक्ट वैल्यू 920, तो एक की एग्जैक्ट वैल्यू 4। ठीक है, फिर सवाल को इन्होंने रोक दिया और यहां ये नहीं पूछते कि पुरुष कितने हैं, वो क्या पूछते हैं, ऐसे पिता कितने हैं, पिताओं की संख्या कितनी है। अब पिता हैं कितने, तो कहते हैं पुरुषों की संख्या का 20%, पुरुषों की संख्या का 20% पिता हैं। तो 450 का 20% कितना हुआ, 90 हुआ। तो इसका मतलब हमको 90 का मान हमको निकालना है, एक 4 के बराबर है। तो 90 90 इंटू 4 यानी 360 के बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 360। बिल्कुल इसी पैटर्न पर हमारा अगला क्वेश्चन, वो कहते हैं एक कंपनी है XYZ में अनुस्नातक एवं अनुस्नातक और स्नातक, अनुस्नातक मतलब अंडर ग्रेजुएट और स्नातक मतलब ग्रेजुएट, कर्मचारियों की कुल संख्या के बीच में अनुपात दिया है 13:23। ठीक है, तो अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट, इनके एम्प्लॉयज का रेशियो दिया है 13:23। ठीक है, पहली लाइन ये है कि एक कंपनी है, उसमें अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट एम्प्लॉयज, अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट एम्प्लॉयज की संख्या का रेशियो है 13:23, 13:23। कंपनी में दो शाखाएं हैं, वो कहते हैं कंपनी में दो शाखाएं हैं, एक मुंबई और एक दिल्ली। एक शाखा मुंबई में, कंपनी XYZ की दो शाखाएं, एक मुंबई और एक दिल्ली, एक दिल्ली में। ठीक है, वो कहते हैं कि मुंबई शाखा में अंडर ग्रेजुएट कर्मचारियों की संख्या 351 है। मुंबई शाखा में अंडर ग्रेजुएट कितने हैं, 351, एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है। ठीक है, जो कंपनी में कुल अनुस्नातक कर्मचारियों का 30% है, जो कंपनी में जितने भी अनुस्नातक कर्मचारी हैं उसका 30% के बराबर है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि अगर ये 13 है और ये 23 है, अगर ये 13 है और ये 23 है, तो 13 का अगर मैं 30% निकालूंगा, तो 13 का 30% मैं निकालूं, अगर मैं 13 का 30% निकालूं तो कितना आएगा, 13 3 39, 3.9। ये कितना आएगा, 3.9। तो मैं बोलूंगा 3.9 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 351। ये बात आप समझ लीजिए। वो कह रहे हैं कि मुंबई ऑफिस में अंडर ग्रेजुएट कितने हैं, 351। मुंबई ऑफिस में अंडर ग्रेजुएट कितने हैं, 351, और एक इसके बराबर है कंपनी के टोटल अंडर ग्रेजुएट के 30% के बराबर। तो 13, अगर हम एम्प्लॉइज को ही मान लेते हैं कि यही 13 एग्जैक्ट फिगर है, तो 13 का 30% कितना होगा, 3.9। तो 3.9, तो 3.9 यूनिट की वैल्यू हमको दे रखी है 351। ठीक है, क्वेश्चन को आप समझते जाइए, हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। आगे, कंपनी में स्नातक कर्मचारियों की कुल संख्या। अब कंपनी में स्नातक कर्मचारी कितने, 23। तो हमको क्या निकालना है, हमको 23 की वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन आपने खत्म कर लिया। जब आपको 3.9 की वैल्यू 351 दी है, तो आपको निकालना क्या है, 23 का मतलब क्या होगा, ये आपको निकालना है। बात खत्म। अब आप देखिए 3.9 का मतलब 351 है, तो एक का मतलब क्या होगा निकालेंगे, तो कितना होगा, 351 बटे 3.9, और डेसिमल हटाओगे तो एक ऊपर जीरो आ जाएगी। ठीक है, और अगर हम इसको काटें, 39 से इसको काटें या 13 से काटें या 3 से काटें, तो 3 5 8 और 1 9, 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, और 3 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, 93
तो ये कितना हो गया 90, 93 में 117 होता है तो कितना बार कट गया 90 बार। तो 23 की वैल्यू क्या होगी, तो 23 की वैल्यू होगी 23 इंटू 90, तो 0 9 3 27 का 7 बचा कितना 2, 9 दूनी 18 हो तो 20, तो आंसर आ गया आपका 2070। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, क्लरिकल एग्जाम का क्वेश्चन है और मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पूरा सवाल भी नहीं पढ़ा, मैं सवाल पढ़ता गया और आगे बढ़ता गया और सवाल अपने आप बन गया। तो क्या बोला है पहले, फिर एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। अंडर ग्रेजुएट एक कोई कंपनी है, उसमें अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट दो प्रकार के एम्प्लॉयज हैं। एक ऐसे हैं जिनका ग्रेजुएशन पूरा नहीं हुआ चल रहा है और जिनका ग्रेजुएशन हो गया। तो जिनका नहीं हुआ वो 13 है, जिनका हो गया वो 23 है। ठीक है, अब हमको क्या बोला, उस कंपनी की दो ब्रांच है, एक ब्रांच मुंबई में एक ब्रांच दिल्ली में। जो मुंबई वाली ब्रांच है उसकी बात है, अब देखो यहाँ जबरदस्ती घुमा रहे हैं, दिल्ली का कोई मतलब ही नहीं है सवाल में। मुंबई की जो ब्रांच है उसमें अंडर ग्रेजुएट दिए 351। ये वाला तो पार्ट का कोई रोल ही नहीं है सवाल में, बस आपको जबरदस्ती भाषा बना दी इन्होंने। तो मुंबई ब्रांच में एम्प्लॉइज कितने हैं 351। ये किसके बराबर है, कंपनी के टोटल अंडर ग्रेजुएट का 30%। तो कंपनी के टोटल अंडर ग्रेजुएट हमने 13 मान लिए, तो 13 का 30% कितना होगा 3.9। तो 3.9 की वैल्यू हमको दे रखी है 351, तो हमने कैलकुलेट किया तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 90। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कि उस कंपनी में टोटल ग्रेजुएट कितने काम कर रहे हैं। तो टोटल ग्रेजुएट कितने काम कर रहे हैं 23, तो हमको 23 की वैल्यू निकालना है। एक का मान 90 है तो 23 का मान 23 इंटू 90, तो आंसर हो गया 2070। बहुत अच्छा, अगला क्वेश्चन आप देखिए, ध्यान से पढ़िए, बहुत प्यारा सवाल है और फंसते हैं इस क्वेश्चन को आप अगर ढंग से नहीं करेंगे तो आप मुश्किल भी बना सकते हैं। देखिए क्या बोला है कि प्रत्येक दिन एक आम विक्रेता अपने स्टॉक का आधा हिस्सा बेच देता है। एवरी डे अ मैंगो सेलर सेल्स हाफ ऑफ हिज स्टॉक, आधा जितना भी आम है वो आधा बेच देता है। रात्रि में स्टॉक का 10% खराब भी हो जाता है। ठीक है, जितना सामान था आपने आधा बेच दिया, बाकी रखा रहा। अब रात होगी तो रात में जो भी आपका सामान रखा है उसका 10% हिस्सा सड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा। यदि 3 रात्रियों में 3 रात गुजर गई, ऐसी 3 रात्रियों में कुल 1983 आम खराब हो गया, 1983 आम खराब हो गया, तो ज्ञात कीजिए शुरुआत में आम कितने थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को अगर आप 100 मान के करते हो या x मान के करते हो तो आप फंसा लोगे अपने आप को बुरी तरह। अब इसमें क्या बोला है कि हम हर रोज जो स्टॉक है ना उसका आधा स्टॉक हम बेच रहे हैं। तो आज बेचा, कल बेचा और परसों बेचा, 3 बार आधा आधा किया, 3 बार आधा किया, तो हाफ को मैं 3 बार लिख रहा हूं। तो मतलब जो भी संख्या आप एज्यूम करोगे उसका 1/2 कितनी बार होना है, 3 बार होना है। ठीक है, प्लस वो ये भी बोलता है कि रात में 10% खराब भी हो जाता है। 10% खराब हो जाता है, 10% खराब हो जाता है, 10% का मतलब 1/10 होता है। तो पहली रात भी 1/10 खराब हो गया, दूसरी रात भी 1/10 और तीसरी रात भी 1/10 खराब हो गया। तो हम देखिए जो भी संख्या एज्यूम करेंगे, नंबर ऑफ मैंगो इनिशियली हम एज्यूम करेंगे, उसका 1/2 होगा, फिर 1/2, 1/2, 1/10, 1/10, 1/10। तो यहाँ पर हमको एक ऐसी संख्या चुननी चाहिए जिसमें 2 का 3 बार भाग चला जाए और 10 का भी 3 बार भाग चला जाए। तो 2 का क्यूब 8 होता है, 1000 होता है। तो इसका मतलब यदि शुरुआत में आम में कितने मान लूं 8000, तो फिर हमको इसको कैलकुलेट करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो ये 8000 मैंने क्यों एज्यूम किया इसको आप समझ लीजिए, क्योंकि जो भी संख्या आप एज्यूम करेंगे स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, वो कहते हैं कि पहले जो आम था उसका आधा हमने बेच दिया, 1/2 बेच दिया। ठीक है, अब जो बचा उसका 1/10 खराब हो गया, अब जो बचा उसका आधा बेच दिया, अब जो बचा उसका 1/10 रात को खराब हो गया, अब जो बचा उसका आधा हमने बेच दिया और अब जो बचा उसका रात को 1/10 खराब हो गया। तो उस संख्या का 1/2 हमको 3 बार करना पड़ रहा है, 1/10 भी 3 बार करना पड़ रहा है। तो संख्या ऐसी एज्यूम करो जिसमें 2 का 3 बार भाग चला जाए और 10 का भी 3 बार भाग चला जाए। अगर इस सवाल को x मान के किया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने मान लिया कि शुरुआत में जो मैंगो हैं, शुरुआत में जो आम है वो कितने हैं 8000 है। ठीक,
8,000 आम है। अब देखो वो क्या कहते हैं। पहले दिन हमने 8,000 आम थे, तो पहले दिन हमने आम कितने बेचे? आधे, यानी 4,000। ठीक है, तो देखिए हमने डे वन की बात करते हैं। डे वन, डे वन में क्या हो रहा है? हमारे पास आम कितने हैं? 8,000। बेचेंगे हम कितने? 4,000, आधे ही तो बेचेंगे। तो बचेंगे कितने? 4,000। तो कितने आम खराब हो गए रात को? 10%। 10% यानी कि 400। क्लियर हुआ? बस अब यही हमको 3 बार लगातार कैलकुलेशन करना है। तो आप देखिए 4,000 बच रहे थे, 400 खराब हो गए, तो बचे कितने? 3,600। तो डे टू में जब आप जाओगे, डे टू में जब आप जाओगे तो आपके पास आम कितने होंगे? 3,600। ठीक है, अब आप बेचोगे कितने? आधे। जो आम हमारे पास है उसका स्टॉक का हाफ बेचते हैं, तो 1,800 आपने बेच दिए, 1,800 फिर बच गए आपके पास। अब 1,800 बच गए, तो बचेगा 10%। 1,800 को 10% यानी 180। तो 180 आम आप निकाल दीजिए। तो 180 आम निकाल दोगे तो 180 आम निकाल दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो बचेंगे कितने? 1,620। ठीक। अब डे थ्री में जब आप गए तो 1,620 स्टॉक था, लेकिन फिर वही बात, आप बेचोगे तो आधा स्टॉक बेचोगे, तो 1,620 का आधा कितना हो गया? 810। 810 आपने बेच दिया, तो बचा कितना? 810 बचा। तो शेष कितना है? 800। आधा बेचते हैं, आधा हम रख लेते हैं। अब तीसरे दिन रात को क्या हुआ कि जो हमारा स्टॉक था, शेष रिमेनिंग स्टॉक था, उसका 10% हमारा खराब हो गया, तो 81 यहां पर खराब हो गए। क्लियर? तो पहली रात में 400 आम खराब हुए, दूसरी रात में 180 आम खराब हुए, तीसरी रात में 81 आम खराब हुए। तो कुल कितने खराब हो गए आप निकाल सकते हो? जोड़ लीजिए इनको। एक, 8 दूनी 16, और 4 और 1 5 और 1 661। इसका मतलब अगर हम 8,000 आम एज्यूम करते हैं तो 3 रात्रि में हमारे 8661 आम खराब हो जाएंगे। और ये हमको संख्या एग्जैक्ट दे रखी है, कंपैरिजन के लिए हमको कितनी दे रखी है? 1983। 1983। तो 6 3 18, तो इसका मतलब एक यूनिट का मतलब कितना हुआ? 3 हुआ। 661 से ये संख्या 3 बार कट रही है। ठीक है, तो ज्ञात करो आरंभ में कितने आम थे भाई? इनिशियली आम कितने थे? 8,000 थे। तो एक यूनिट का मतलब 3 आम है, तो 8,000 यूनिट का मतलब कितना होगा? 8,000 इंटू 3 यानी कि 24,000। ये क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, अभी हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं जहां न्यूमेरिकल का एनालिसिस है ना। और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन जो है, इस पैटर्न के क्वेश्चन है, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे बड़ी सावधानी हमने कहाँ रखी? संख्या एज्यूम करने में। संख्या ऐसी एज्यूम करनी है जिसका 1/2 3 बार कर सकें, जिसका 1/10 भी 3 बार कर सकें। केवल यही एक स्मार्ट अप्रोच यहाँ अपनाओगे आप, तो न्यूमेरिकल बहुत इजी हो जाएगा। और यहाँ हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया तो क्वेश्चन को आप बहुत मुश्किल बना लेंगे। आप ध्यान से समझिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत शानदार लैंग्वेज है, आप देखिए लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िए, है ना। बहुत सिंपल है, और परसेंटेज का देखा जाए तो बेसिक कंसेप्ट है, बना चुके हैं। तो क्वेश्चन है, एक फैक्ट्री है जहां हर साल एक फिक्स प्रोडक्शन रेट है, और वो प्रोडक्शन रेट हमको निकालनी है। प्रोडक्शन 2 साल में दुगना हो जाता है। ठीक है, तो आप समझिए कोई किसी की फैक्ट्री है और वहां जो उत्पादन है वो 2 साल में दुगना हो गया, 2 साल में दोगुना हो गया। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, उत्पादन की दर क्या है, ये हमको बताना है। ठीक है, देखिए आप एक बात समझ लीजिए कि अगर मैं ये कहता हूं, एक छोटी सी बात समझ लीजिए, अगर मैं कहता हूं कि प्रोडक्शन 10% बढ़ रहा है, प्रोडक्शन 10% बढ़ रहा है, तो मैं यही तो कहूंगा कि 100 से बढ़ के 110 हो गया 1 साल में, है ना। तो रेशियो में क्या निकालूंगा? 10 से बढ़ के 11। ठीक है, हमने सक्सेसिव चेंज के क्वेश्चन पढ़े थे, वही क्वेश्चन है।
ये तो 1 साल की बात है। लेकिन अगर मैं 2 साल की कहानी बोलूं तो फिर से मैं इस फ्रैक्शन को रिपीट कर दूंगा। तो मैं ये बोलूंगा 100 रुपए से बढ़ के कितना हो गया प्रोडक्शन, 121। अगर रेट ऑफ प्रोडक्शन है 10% है तो 2 साल में हमारा प्रोडक्शन कितना बढ़ जाएगा, 2 साल में हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा 21%। देखो इस कंसेप्ट में कोई दिक्कत आपको आज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस कंसेप्ट पर हम बहुत सारे क्वेश्चन लगा चुके हैं। ठीक है, तो अगर या मैं लैंग्वेज बदल दूं तो मैं ये बोलूं कि अगर एक नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद क्या होगा ये हमको निकालना है। 2 साल में कितनी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, तो 2 साल में पॉपुलेशन कितनी बढ़ जाएगी, 21%। अगर इस कंसेप्ट में आपको कोई दिक्कत है तो फिर आप प्रीवियस वीडियोस को रिवाइज कीजिए। हमारा सक्सेसिव चेंज का कंसेप्ट आपके दिमाग में बहुत अच्छे से सेट हो जाना चाहिए। अब मैं अपने क्वेश्चन पर आता हूं। वो कहते हैं कि 2 साल में प्रोडक्शन रेट हमको नहीं मालूम, प्रोडक्शन रेट हमको नहीं मालूम, तो हम ये मान सकते हैं इस क्वेश्चन में कि भाई 1 साल में ए से बी होगी पॉपुलेशन, तो 2 साल बाद जाओगे प्रोडक्शन रेट तो कांस्टेंट है, तो फिर क्या हो जाएगी, ए से बी हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर से बढ़ के हो जाएगी बी स्क्वायर। ठीक, अगर आज पॉपुलेशन एक है, ए स्क्वायर है, तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, बी स्क्वायर। अच्छा, वो कहते हैं पॉपुलेशन हुई कितनी, 2 गुना। इसका मतलब अगर पॉपुलेशन 1 थी तो बढ़ के कितनी हो गई, 2। अगर पॉपुलेशन 1 थी तो बढ़ के कितनी हो गई, 2। ये क्लियर है। अगर 1 साल में जनसंख्या ए से बी हो रही है और जनसंख्या वृद्धि की दर कांस्टेंट है तो अगले साल भी ए से बी हो जाएगी। तो 2 साल का हिसाब निकालोगे तो ए स्क्वायर यदि इनिशियल थी तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर से पॉपुलेशन हो जाएगी बी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमारा रेट चेंज नहीं होता साल भर में, रेट कांस्टेंट है। ठीक है, तो ए स्क्वायर से बढ़ के पॉपुलेशन हो जाएगी बी स्क्वायर 2 साल में। अब क्या बोलता है कि उत्पादन हो गया 2 गुना। इसका मतलब प्रारंभ में यदि 1 रुपए का उत्पादन था तो 2 साल बाद कितना होगा, 2 रुपए। तो यहां से आप देखें तो ए अनुपात बी की वैल्यू कितनी आएगी, 1:√2, 1:√2। इसका मतलब 1 साल में, अगर 2 साल में पॉपुलेशन 1 से 2 हो रही है तो 1 साल में पॉपुलेशन क्या होगी, 1/√2। ये कंसेप्ट आपको समझना है। हमको बताना है उत्पादन वृद्धि की दर, उत्पादन वृद्धि की दर, वृद्धि दर हमको बताना है। तो उत्पादन वृद्धि कितनी हो गई भैया, √2, 1 से बढ़ के √2 हो गया, तो वृद्धि कितनी हो गई, √2 - 1 की। और किस पर हुई, 1 पर। तो कितना परसेंट हुई, इंटू 100% लगा दीजिए। तो उत्पादन वृद्धि दर कितनी आ गई, ये आ गई √2 - 1 इंटू 100%। ये हमारा आंसर हुआ, √2 - 1 इंटू 100%। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था। और आपको अगर ये बात क्लियर है तो फिर क्वेश्चन क्लियर हो ही जाएगा। और ये इस पे तो कम से कम हम लोग 20-25 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो प्रीवियस वीडियो में आप जाओगे सक्सेसिव चेंज वाला, मेरे ख्याल से 5वां या 6वां लेक्चर था परसेंटेज का, उसमें ये हमने पढ़ा था। तो वो आप पढ़ोगे तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उतार लीजिए इसे। तो बोर्ड पे आप अगला क्वेश्चन देख रहे हैं और ये क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही है। वहां ए और बी के फॉर्म में बात कर रहे थे, यहाँ एग्जैक्ट डेटा दे रखा है। अब देखिए क्या है, वो कहते हैं 3, इस बार ईयर कितने, 3, पिछले में 2 थे। कहते हैं कि 3 लगातार समान वृद्धि के बाद 205.8 रुपए का वेतन बढ़कर 307.2 रुपए हो गया। हर बार के वेतन वृद्धि में कितना परसेंट का चेंज हुआ, ये आपको पता लगाना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं 3 साल है तो मैं पहले साल मान लेता हूं ए से बी हुआ, दूसरे साल भी ए से बी हुआ और तीसरे साल भी ए से बी हुआ। तो कुल मिला के 3 साल में A³ अगर वेतन था तो बढ़कर कितना हो जाएगा, B³। ठीक है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में दो साल थे तो हमने 2 बार लिया था, इस बार 3 साल है तो 3 बार ले लिया। ठीक है, अब एग्जैक्टली कितना हुआ है, वो कह रहे हैं कि वेतन हमारा 205.8 रुपए था और बढ़कर ये हो गया 307.2 रुपए। ठीक है, तो हमको वेतन वृद्धि में दर निकालना है। तो सबसे पहले तो इस रेशियो को सॉल्व कर लीजिए आप। ठीक है, तो भाई डेसिमल हटा देंगे, डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा और इसको काटेंगे। 58 2 से कट रहा है और 2 से कट रहा है। सबसे पहले आप डेसिमल से डेसिमल हटा दीजिए इसका,
और 2 से काटेंगे तो 2 से काटा 10, 2 दूनी 4 और 2 9 18 और 1 5 15, 2 3 6, 2 6 12, 3 से कट रहा है। 3 से काटोगे तो 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12, 3 त्रिका 9 और 3 5 15, 3 एकम 3 दूनी 6। तो देखिए 343 होता है 7 का क्यूब और 512 होता है 8 का क्यूब। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए क्यूब और बी क्यूब कितना आया, 7 का क्यूब और 8 का क्यूब। तो यहां से ए और बी का रेशियो कितना आ गया, 7 से 8 हो गया। ठीक है, इसका मतलब एक साल में 7 से 8 हो रहा है वेतन। तो वेतन वृद्धि कितनी होगी, 7 रुपए से बढ़कर 8 रुपए हो गया। तो वृद्धि अगर हम निकालें वेतन की, कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, तो एक की वृद्धि हो रही है 7 पर, एक की वृद्धि हो रही है 7 पर इंटू 100%। तो 1/7 का फ्रैक्शन तो शुरू में रटा हुआ था हमने, ये कितना होता है, ये होता है 14.28%। ये हमारा आंसर हुआ 14.28 क्वेश्चन। तो बड़ा क्लियर सवाल है, सक्सेसिव चेंज का सवाल था। पहले हम बहुत सारे सवाल पढ़ चुके हैं, ये क्वेश्चन और इसके पिछला क्वेश्चन सेम था। आप इसको ध्यान से समझ लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो भैया क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा सिंपल है, ये भी सक्सेसिव चेंज पर बेस्ड क्वेश्चन में एग्जाम में आया है, लगभग मिलता जुलता क्वेश्चन। अब भाषा को कैसे घुमाया जाता है और आपको कैसे उस सवाल को पकड़ना है, ये आपको समझना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, वो कह रहे हैं एक एग्जाम है 500 नंबर का एक एग्जाम है, ठीक है। तो टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स आपको दिए हैं, टोटल मार्क्स आपको दिए हैं कितने, 500। अच्छा, ए बी सी डी 4 बंदे हैं, ए बी सी और डी 4 बंदे हैं, ठीक है। ए को बी से 10% कम मिल रहे हैं, ए को जो है बी से 10% कम मिल रहे हैं। अच्छा, बी को सी से 25% ज्यादा मिल रहे हैं, बी को सी से 25% ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं। और सी को डी से 20% कम मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो ए को 360, ए के मार्क्स हैं कितने, 360 मार्क्स हैं। तो डी का कितना परसेंट, डी को कितना परसेंट मार्क्स मिला, ये हमको निकालना है। तो कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो है तो ये सक्सेसिव चेंज। डी के जितने भी मार्क्स हैं उससे 20% कम करोगे, सी के मार्क्स आ जाएंगे। सी के जितने भी मार्क्स हैं उसको 25% बढ़ाओगे, बी के मार्क्स आ जाएंगे। बी के जितने भी मार्क्स हैं उसको 10% कम करोगे, ए के मार्क्स आ जाएंगे। और ए के मार्क्स हैं कितने, 360। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं, डी के जो भी मार्क्स हैं उसका 80% क्या होगा, सी के मार्क्स होंगे। ये सी के मार्क्स हो गए। इसको 25% बढ़ा दो, यानी इसका 125%, ये बी के मार्क्स हो गए। अब बी के मार्क्स को 10% कम कर दो, यानी 90%, ये ए के मार्क्स हो गए। और ए के मार्क्स हैं कितने, 360। एक लाइन का क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। तो डी के जो भी मार्क्स है उसको 20% कम करोगे तो सी के मार्क्स, इसको 25% बढ़ाओगे सी के मार्क्स को 125%, तो ये बी के मार्क्स। और बी के मार्क्स को 10% कम करोगे मतलब इसका 90%, ये ए के मार्क्स। और ए के मार्क्स कितने, 360। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये डी इंटू 80% का मतलब 4/5, ये 5/4 और ये 9/10 इजिकल टू 360। 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, 9 चौक 36, 400। तो डी के मार्क्स कितने हुए, 400। तो इसका मतलब हमको ये पता लग गया कि डी के नंबर थे 400। लेकिन हमको निकालना क्या है, परसेंटेज डी का, डी को कितना परसेंट नंबर प्राप्त हुआ। तो भाई 500 नंबर का एग्जाम था और 400 नंबर आप लेके आए हो, तो कितना परसेंट आ गया, तो 400 नंबर आप ले आए हो आउट ऑफ 500। तो भाई कितना मार्क्स आ गया, 5 8 40, यानी कि 80% मार्क्स डी ने गेन किए। ये आपका आंसर हो गया। तो सक्सेसिव चेंज पर थोड़ा लैंग्वेज में कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सवाल को उल्टी तरफ से चालू कर दिया, बाकी बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन और परसेंटेज चैप्टर का भी आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद हम इस चैप्टर को विराम देंगे। यदि किसी फ्रैक्शन का जो अंश है, न्यूमरेटर जो है वो 20% बढ़ जाता है और हर जो है डिनोमिनेटर जो है वो 5% घट जाता है, तो नया जो फ्रैक्शन है वो 5/2 हो जाता है। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा, मूल भिन्न क्या होगी, ये हमको निकालना है। तो आप ऐसा कीजिए कि मूल भिन्न को, जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो मान लो x और y है, x/y है। अब जब न्यूमरेटर को आप 20% बढ़ा दोगे
तो ये कितना हो जाएगा 120% x का, और डिनोमिनेटर को आप 5% कम कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 95% y का। और ये जो नया फ्रैक्शन है ये 5/2 के बराबर है। तो हमको बताना है कि हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा। तो भाई प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 5 से इसको काटोगे, 5 से इसको काटोगे तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 24 बार हो गया, और 2 का गुणा करोगे तो 48 हो जाएगा। तो x और y का रेशियो निकालोगे तो 95 ऊपर जाएगा और 48 नीचे आ जाएगा। तो हमारा आंसर होना चाहिए 95/48, 95/48। सी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, तो ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, तो आज की क्लास मिसलेनियस क्वेश्चन थे, है ना, और ज्यादातर एग्जाम के क्वेश्चन थे, ये पूरे हो गए। और इस प्रकार से मेरे हिसाब से परसेंटेज का चैप्टर भी आपका पूरा हो गया। बहुत तसल्ली से पढ़ा और लगभग हर एग्जाम को ध्यान में रखते हुए चैप्टर को हमने पढ़ा है। आज के बाद, अब इस टॉपिक के बाद में मैं अगला टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस लेने जा रहा हूं, तो आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। एक प्रयास और मेरा ये है कि परसेंटेज चैप्टर के जो बहुत अच्छे एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो मेंस में भी आए हैं, मैं एक कलेक्शन इसका बनाऊंगा और उसका भी एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन उस तक पहुंचने के पहले आप पहले सारे वीडियोस को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब पढ़िए। फिर मिलते हैं, नमस्कार।